अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। आज हम बजट पर तफसीली बात करेंगे, लेकिन उससे पहले सुप्रीम कोर्ट का एक अहम फैसला। गुज़िश्ता 1.5 माह से जारी नीट पेपर लीक तनाज़े पर सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला देते हुए दोबारा इम्तिहान कराने से इनकार कर दिया। मंगल को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया। फैसला पढ़ते हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ ने कहा कि मरकजी हुकूमत और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने अपनी अपनी बातें रखी हैं। CBI के एडिशनल डायरेक्टर ने भी अदालत की मदद की है। ये मामला बड़ी तादाद में तुलबा को मुतासिर करने वाला है, इसलिए हम दोबारा इम्तिहान कराने को मबनी पर इंसाफ पर मबनी फैसला नहीं मानते। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि हमारा मुशाहिदा है कि पेपर लीक हज़ारीबाग में हुआ और पटना तक गया और ये बिल्कुल साफ है। फैसला सुनाते हुए CJI ने कहा कि CBI के मुताबिक अब तक हज़ारीबाग और पटना के 155 तुलबा के नाम पेपर लीक से मुतालिक सामने आए हैं। तफ्तीश अभी तक अधूरी है। हमने मरकज़ से जवाब भी तलब किया था कि 4750 मराकिज़ में से कहाँ बेज़ाब्तगियाँ हुई हैं। हालांकि IIT मदारिस ने भी इस मामले का जायज़ा लिया। अब तक दस्तयाब मवाद की बुनियाद पर यह नतीजा अखज़ नहीं किया जा सकता कि इम्तिहान का तक़द्दुस पूरी तरह मुतासिर हुआ। CJI ने कहा कि हमने इस साल के नताइज का मवाजना गुज़िश्ता 3 साल के नताइज से भी किया। इससे भी ऐसा नहीं लगा कि बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हुई है। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि गलत तरीक़ा अपनाने वाला कोई भी तालिब इल्म फ़ायदा ना उठा सके और ना ही मुस्तक़बिल में दाखिला पा सके। हमें यकीन है कि दोबारा इम्तिहान का असर 20 लाख से ज़्यादा तुलबा पर पड़ेगा। तालीमी सेशन में खलल पड़ेगा, पढ़ाई में ताख़ीर होगी। इसलिए हम दोबारा इम्तिहान को इंसाफ पर मबनी नहीं समझते हैं। इससे कबल जुमेरात को इस मामले की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ और दीगर जजेस ने 20 जुलाई की दोपहर 12 बजे तक नताइज ऑनलाइन अपलोड करने का हुक्म दिया था। अब बात मरकजी बजट की। मरकजी वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमन ने आम बजट पेश कर दिया। ये 7वीं बार है जब निर्मला सीतारमन ने बजट पेश किया है। मोदी हुकूमत का 13वां बजट है। मरकजी काबीना ने मंगल को कौमी जमहूरी इत्तेहाद यानी NDA हुकूमत की तीसरी मुद्दत के लिए पार्लियामेंट में पहला आम बजट पेश करने की मंजूरी दे दी। आम बजट 2024-25 को पार्लियामेंट की कार्रवाई शुरू होने से पहले वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की ज़ेर सदारत काबीना की मीटिंग में मंजूरी दी गई। इसके बाद वज़ीर ख़जाना ने लोकसभा में बजट पेश किया। इससे कबल सीतारामन ने सदर द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की थी। निर्मला सीतारमन ने टैक्स दहंदगान को राहत देने का ऐलान किया। वज़ीर ख़जाना ने नए टैक्स निज़ाम में नए स्लैब का ऐलान किया है। इसके बाद नए टैक्स निज़ाम में तनख्वाहदार मुलाजमीन को इनकम टैक्स में 17,500 रुपये तक की बचत होगी। इसके अलावा वज़ीर ख़जाना ने तनख्वाहदारों और पेंशनर्स के लिए मियारी कटौती की हद में इजाफा कर दिया। ताहम वज़ीर ख़जाना ने पुराने टैक्स निज़ाम के टैक्स स्लैब और टैक्स की शरह में कोई तब्दीली नहीं की है। Employment and investment. I have a few proposals to promote investment and foster employment. First of all, to bolster the Indian startup ecosystem, boost the entrepreneurial spirit, and to support innovation, I propose to abolish the so-called angel tax for all classes of investors. Second, there is tremendous potential for cruise tourism in India. To give a fillip to this employment-generating industry, I am proposing a simpler tax regime for foreign shipping companies operating domestic cruises in the country. Third, India is a world leader in the diamond cutting and polishing industry, which employs a large number of skilled workers. To further promote the development of this sector, we would provide for safe harbor rates for foreign mining companies selling raw diamonds in the country. Fourth, to attract foreign capital for our development needs, I propose to reduce the corporate tax rate on foreign companies from 40 to 35%. Deepening the tax base. I have a couple of proposals for deepening the tax base. First, security transaction tax on futures and options
of security. मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमण ने आज नई हुकूमत का पहला आम बजट पेश किया। इस बजट को लेकर अवाम बहुत उम्मीदें लगाई बैठी थी। हालांकि कई महाज पर मायूसी हाथ लगी, लेकिन कुछ शोबे ऐसे ज़रूर हैं जहां से खुशियों भरी खबर सामने आई। मसलन नए बजट में कुछ अशिया पर टैक्स में कमी का ऐलान किया गया, जिससे सारिफीन को राहत मिलेगी। आइए जानते हैं कि निर्मला सीतारमण के जरिए पेश करदा बजट के बाद क्या महंगा होगा और क्या सस्ता। कैंसर से जुड़ी 3 अद्वियात पर कस्टम ड्यूटी हटाई गई। एक्सरे ट्यूब और फ्लैट पैनल डिटेक्टर पर भी दरामदात टैक्स हटा दिया गया। मोबाइल फ़ोन और पार्ट्स, पीसीबी और मोबाइल फ़ोन चार्जर पर कस्टम ड्यूटी 15% घट गई है। ज़रूरी माइंस पर कस्टम ड्यूटी नहीं लगेगी। 25 सोलार सेल और सोलार पैनल की मैन्युफैक्चरिंग के सामान पर टैक्स में छूट दी गई है। सोने और चांदी पर कस्टम ड्यूटी को घटाकर 6% कर दिया गया है। इससे जेवरात की कीमत कम हो जाएगी। प्लैटिनम पर कस्टम ड्यूटी घटकर अब 6.4% हो गई है। अब बात महंगे होने वाले चीज़ों की करें तो पीवी फ्लेक्स बैनर की दरामद अब पहले के मुकाबले महंगी हो जाएगी। कुछ टेली मौसलात सामानों की दरामद भी अब महंगी होगी। दरअसल बुनियादी कस्टम ड्यूटी 10% से बढ़ाकर 15% कर दी गई। मेक इन इंडिया के तहत मुल्क में बने सस्ते घरेलू मसनूआत को फ़रोग़ देने के लिए हुकूमत ने ऐलान किया है। 1 साल से ज़्यादा तक रखे गए इक्विटी इन्वेस्टमेंट महंगे होंगे। इस शोबे में टैक्स 15% से बढ़ाकर 20% कर दिया गया। 1 साल से ज़्यादा रखे गए शेयर्स भी महंगे होंगे। इस शोबे में टैक्स 10% से बढ़ाकर 12.5% कर दिया गया। जिन इंडी अलायंस का मेंबर्स साथ होकर के भी 230 पार नहीं किया और जहां बीजेपी अकेला 240 तक पहुंचे और प्री इलेक्शन अलायंस के साथ आज सरकार तीसरी बार बनाए, प्रधानमंत्री जी का तीसरी बार स्वतंत्र भारत के चरित्र में पिछले 60 साल में जो नहीं हुआ अभी हुआ है। कुर्सी बचाने की बात करने वाले पार्टियों थोड़ा सोच ले। उनके अलायंस 230 कुल मिलाकर कितने पार्टियां थे? 25, 26 पता नहीं, मैं गिनी नहीं, बट इंडी 37 पार्टीज कुल मिलाकर के 230 पार नहीं किया और वो बोल रहे हैं कुर्सी बचाने के लिए। जब प्रधानमंत्री मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने और देश के लिए इतना घोषणा भी कर रहे हैं जिससे भारत देश का हर राज्य सामने आए, डेवलप हुए और 1.50 लाख करोड़ इस बार बजट में स्टेट्स के लिए हम दे रहे हैं बिना इंटरेस्ट 50 साल के लिए फ्री। फिनांस कमीशन तो हमारे उनके सजेशन में इसका जिक्र तक नहीं किए, हम ही कर रहे हैं स्टेट्स के साथ काम करने के लिए। हर स्टेट का उनके अपने अपने प्रोजेक्ट्स जो प्रोसेस के चलते हुए आता है उन सबको हम मानते हैं और जरूर उनको जो फाइनेंस करना है वो हम करेंगे, मगर जिक्र इसलिए नहीं किया बजट में कुर्सी बचाने। जब उनका टोटल को एक और बार चुनावी सीट जो जीते हैं वो 101 और बार उसको गिनकर देख लें, 237 पार्टीज कुल मिलाकर के कुर्सी बचाने वाले बात बोलने का अर्हत अधिकार उनके पास नहीं होता है। जिन इंडी अलायंस का मेंबर्स साथ होकर के भी 230 पार नहीं किया और जहां बीजेपी इस बजट का एक बहुत बड़ा फोकस देश के किसान है। अन्न भंडारण के लिए दुनिया की सबसे बड़ी स्कीम के बाद अब हम वेजिटेबल प्रोडक्शन क्लस्टर्स बनाने जा रहे हैं। इससे एक और छोटे किसानों को फल, सब्जियों, अन्य उपज के लिए नए बाजार मिलेंगे, बेहतर दाम मिलेंगे, तो दूसरी ओर हमारे मध्यम वर्ग के लिए फल, सब्जियों की उपलब्धता बढ़ेगी और परिवार के लिए पोषण भी सुनिश्चित होगा। कृषि क्षेत्र में भारत का आत्मनिर्भर बनना समय की मांग है। इसलिए दलहन, तिलहन की पैदावार बढ़ाने के लिए किसानों को मदद की घोषणा की गई है। इस बजट से
छोटे व्यापारियों, एमएसएमईज को यानी कि लघु उद्योगों का उसकी प्रगति का नया रास्ता मिलेगा। बजट में मैन्युफैक्चरिंग पर भी बल है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी बल है। इससे आर्थिक विकास को नई गति मिलेगी और गति को भी निरंतरता मिलेगी। साथियों, रोजगार और स्वरोजगार के अभूतपूर्व अवसर बढ़, ये हमारी सरकार की पहचान रही है। आज का बजट इसे और सुदृढ़ करता है। देश और दुनिया ने पीएलआई स्कीम की सफलता देखी है। अब इस बजट में सरकार ने एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम की घोषणा की है। इससे देश में करोड़ों करोड़ों नए रोजगार बनेंगे। इस योजना के तहत जीवन में पहली नौकरी पाने वाले युवा की पहली तनख्वाह हमारी सरकार देगी। स्किल डेवलपमेंट और उच्च शिक्षा के लिए मदद हो या फिर 1 करोड़ नौजवानों को इंटर्नशिप की योजना, इससे गांव के कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे और साबिक सदर राहुल गांधी ने 2024-25 के बजट को कुर्सी बचाने के लिए इत्तेहादियों को खुश करने वाला बजट करार देते हुए कहा कि ये कांग्रेस के न्याय एजेंडे की कॉपी करने की नाकाम कोशिश की गई। खड़गे ने कहा कि मोदी हुकूमत का ये कॉपी बजट कांग्रेस के इंसाफ के एजेंडे को भी सही तरीके से नकल नहीं कर सका। मोदी हुकूमत का बजट अपने इत्तेहादी शिराकतदारों को धोखा देने के लिए आधी पकी हुई रेवड़ी तकसीम कर रहा है ताकि एनडीए की हुकूमत बच सके। यह मुल्क की तरक्की का बजट नहीं, ये मोदी हुकूमत को बचाने का बजट है। देखो, ये बजट पहला तो बहुत निराशजनक बजट है। दूसरा, ये अपना सिंहासन बचाने के लिए ये बजट किया गया है। तीसरा, जो किसानों के लिए हम अपेक्षा कर रहे थे एमएसपी गारंटी का, और कानूनन उसको कुछ एमएसपी को मजबूती मिलेगी और फर्टिलाइज़र और दूसरे पेस्टिसाइड, इसके लिए कुछ सब्सिडी भी मिलेगा। ये सारी चीज़ें हमने एक्सपेक्ट किया था, वो भी इसमें नहीं है। और इतने हादसे रेलवे में हो रहे हैं, वो रेलवे का तो ऐसा हो गया ना इधर का ना उधर का। वो फाइनेंस डिपार्टमेंट जब भी गया, रेल डिपार्टमेंट, तब से या तो उसको ठीक ढंग से पैसे मिल रहे या भर्तियां नहीं हो रही, उसके बारे में कुछ जिक्र नहीं किया। उन्होंने कर सकते थे कि हम इतने नौकरियां खाली है, उसको ठीक करके सिग्नल वाला हों दो, अटेंड करने वाले हों दो, और जितने भी पुलिस सिक्योरिटी होना वो हों दो। ये जो आवश्यक चीज़ें रेलवे में करनी थी वो भी उन्होंने नहीं किया। और पटरी सुधारना, रेल पटरी सुधारना और बाकी के जो पैसेंजर की सेफ्टी के लिए कुछ करना था, वो भी इन्होंने ज़्यादा पैसे रख के कुछ नहीं किया। और बहुत दिन से मैं खुद ही कोशिश कर रहा हूँ, जो पहले के स्कीम्स थे, खास करके जो बोगी फैक्ट्री हम कर्नाटक में बनाए थे, उसको एक्सपांड करने का था, तो अब 10 साल से वो एक्सपांड करने के लिए
मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने 2 रियासतों को आज काफ़ी खुश किया। इनमें बिहार है जिसे करीब 57,500 करोड़ का पैकेज दिया गया। वहीं दूसरी रियासत आंध्र प्रदेश है जिसे 15,000 करोड़ रुपए दिए गए। ये आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत अमरावती कैपिटल के डेवलपमेंट के लिए ये फंड्स जारी किए गए। इसके अलावा पोलावरम प्रोजेक्ट को पूरा करने की भी मरकज़ ने जिम्मेदारी ली है। इसके लिए दरकार फंड्स भी मरकज़ी हुकूमत मुहैया करवाएगी। निर्मला सीतारमन ने कहा कि पोलावरम प्रोजेक्ट आंध्र प्रदेश की लाइफलाइन की तरह है और ये हिंदुस्तान में फूड सिक्योरिटी के मसले को हल करने में अहम रोल अदा करेगा। साथ ही आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में किए गए वादों को पूरा करने का भी उन्होंने वादा किया, जिसमें हैदराबाद बेंगलोर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, विशाखापट्टनम चेन्नई कॉरिडोर के नोड्स को सपोर्ट करना है, साथ ही रायलसीमा और दीगर पिछले इलाकों की तरक्की का भी इसमें वादा किया गया है। Andhra Pradesh Reorganization Act. Our government has made concerted efforts to fulfill the commitments in Andhra Pradesh Reorganization Act. Recognizing the state's need for the capital, recognizing the state's need for a capital, we will facilitate special financial support through multilateral development agencies. In the current financial year, 15,000 crore rupees will be arranged with additional amounts in future years. Our government is fully committed to financing and early completion of the Polavaram irrigation project, which is the life. आंध्र प्रदेश के वजीर आला चंद्रबाबू नायडू ने वजीर खजाना निर्मला सीतारमन के जरिए पार्लियामेंट में पेश किए गए मरकजी बजट का खैर मकदम किया और रियासत को फंड्स मख्तस करने पर उनका शुक्रिया अदा किया। चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि माली साल 2024-25 के मरकजी बजट में हमारी रियासत की ज़रूरत को समझने और दारुल हुकूमत अमरावती को तरक्की देने, साथ ही पोलावरम प्रोजेक्ट के लिए फंड्स देने पर मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि मरकज़ की तरफ से ये ताउन आंध्र प्रदेश की तामीर नौ में बहुत आगे जाएगा। उन्होंने इस तरक्की पसंद और एतमाद से भरपूर बजट पेश करने के लिए मुबारकबाद दी। సూపర్ 6 కూడా చెప్పాం। ఆ సూపర్ 6 ఏదైతే మేము చెప్పామో తప్పకుండా అమలు చేయడానికి ముందుకు పోతామని మరొకసారి హామీ ఇస్తున్నాం। ఇప్పటికే 40 రోజులైంది। 40 రోజుల్లో మీరు చూస్తే అధ్యక్ష మొదటి సంతకం 5 సంతకాల పైన పెట్టాను। ఒకటి మెగా డిఎస్సి ఏదైతే 16,350 ఉద్యోగాలకు సంతకం పెట్టాం, ప్రాసెస్ స్టార్ట్ అయింది। వీలైన తొందరలో ఒక పద్ధతి ప్రకారం అది పూర్తి చేసే బాధ్యత ఈ ప్రభుత్వానికి। అదే మరి పెన్షన్స్ चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कहा कि मरकज की नरेंद्र मोदी हुकूमत ने माली साल 2024-25 के बजट में तेलंगाना को फंड्स मख्तस ना करते हुए शदीद नाइंसाफ़ी की है। मरकज के इस रवैये और तेलंगाना के साथ बजट में अपनाए गए इम्तियाजी सलूक के खिलाफ बतौर एहतजाज चारशंबे को असेंबली में करारदाद मंजूर करते हुए उसे मरकज़ को रवाना किया जाएगा। जुबली हिल्स में वाक़ अपनी क़यामगाह पर मरकज़ी बजट पर तबसरा करते हुए चीफ मिनिस्टर ने कहा कि असेंबली में मरकज़ के सौतेले सलूक के खिलाफ पेश की जाने वाली करारदाद की तहरीक में बीजेपी के अरकान असेंबली को हिस्सा लेते हुए अपने इखलास को साबित करना चाहिए। उन्होंने कहा कि मरकज़ी बजट पर तेलंगाना हुकूमत अपनी नाराज़गी वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को बताने की कोशिश करेगी, इसीलिए इस करारदाद को पेश करने का फैसला किया गया है। మా ప్రభుత్వం మా మంత్రివర్గ సహచరులు 18 సార్లు ఢిల్లీకి వెళ్ళి ప్రధానమంత్రి, హోంశాఖ మంత్రి, ఇతర మంత్రులను, ప్రభుత్వ ఉన్నతాధికారులను కలిసి రాష్ట్ర పునర్విభజన చట్టంలో పొందుపరిచిన పార్లమెంట్ ఆమోదించి హక్కులను కల్పించిన విషయంతో పాటు 10 సంవత్సరాలలో గత ప్రభుత్వం వివక్ష వల్ల
గత ప్రభుత్వం యొక్క అసమర్థత వల్ల జరిగిన నష్టాన్ని కూడా సవరించి తెలంగాణ రాష్ట్రానికి అవసరమైన నిధులను విడుదల చేయాలి అని చెప్పి మేము ప్రయత్నం చేసాం. స్వయంగా నేనే 3 సార్లు ప్రధానమంత్రిని కలిసిన. మొదటిసారి తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ప్రభుత్వం ఏర్పడిన వెంటనే నేను ఉప ముఖ్యమంత్రి బట్టి విక్రమార్క గారు ప్రధానమంత్రి గారిని కలిసి ఎన్నికలు ముగిసిపోయినాయి, వివక్ష లేని వివాదాలు లేని సత్సంబంధాలను రాష్ట్ర కేంద్ర ప్రభుత్వాల మధ్యలో నెలకొల్పి అభివృద్ధికి बीआरएस के कारगुजार सदर के टी रामाराव ने मरकजी बजट को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत ने एक बार फिर तेलंगाना की आवाम को मायूस किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी और बीजेपी के रियासत से 8 अरकान पार्लियामेंट है, इसके बावजूद वो मरकज से रियासत के लिए कोई फंड लाने में नाकाम रहे। उन्होंने कहा कि इस बजट को देखकर रीजनल पार्टीज़ यानी इलाकाई जमातों की अहमियत का अंदाज़ा होता है। अगर इलाकाई जमात मजबूत हो तो रियासत के लिए खातिर ख्वाह फंड्स लाए जा सकते हैं, जिसका सबूत आंध्र प्रदेश को मिला पैकेज है। మొన్న జరిగిన పార్లమెంట్ ఎన్నికల్లో 16 స్థానాలు 8 కాంగ్రెస్ పార్టీకి 8 భారతీయ జనతా పార్టీకి మీరు ఇచ్చారు. ఇవాళ అదే 16 స్థానాలతో చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఒక ప్రాంతీయ శక్తి బలంగా ఉంటే ఏం సాధించుకోవచ్చో సంకీర్ణ ప్రభుత్వంలో చూపెడతా ఉన్నారు. 15,000 కోట్లు ఒక్క ఏపీ క్యాపిటల్ డెవలప్మెంట్ కి ఆయన తీసుకున్నారు. అదేవిధంగా బీహార్కు 26,000 కోట్ల రూపాయలు కేవలం రహదారుల కోసం మాత్రమే ఇచ్చినారు. కానీ తెలంగాణకు 16 మంది పార్లమెంట్ సభ్యులున్న 8 మంది కాంగ్రెస్ వాళ్ళు 8 మంది బీజేపీ వాళ్ళు దక్కింది మాత్రం గుండు సున్నా. అందుకే స్వీయ రాజకీయ అస్తిత్వమే తెలంగాణకు ఎన్నిటికైనా శ్రీరామ రక్ష. ప్రాంతీయ శక్తులు బలంగా ఉంటే, ప్రాంతీయ పార్టీల నాయకత్వం బలంగా ఉంటేనే రేపటి సంకీర్ణ యుగంలో కూడా మనం శాసించే పరిస్థితి ఉంటుంది. శాసించి సాధించుకోవాలి తప్ప యాచించి సాధించుకుంటే ఏది కూడా రాదు. రేపటికైనా తప్పకుండా ఇవాళ ఈ 8 బీజేపీ ఎంపీలు అక్కడ పార్లమెంట్లో కూర్చున్నారు. తెలంగాణకు అన్యాయం జరుగుతుంటే ఒక్క ప్రాజెక్ట్ కూడా రాకపోతే కనీసం నోరు కూడా మెదపలేదు. 2 కేంద్ర మంత్రులు ఉన్నారు, నోరు మెదపలేదు. అదేవిధంగా 8 మంది కాంగ్రెస్ ఎంపీలు. कंटोनमेंट बीआरएस एमएलए लासर नंदिता को वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने खिराज पेश किया। रियासती असम्बली में इस खुसूस में ताज़ियती क़रारदाद मंजूर की गई। इस मौके पर साबिक़ वज़ीर के टी रामाराव ने कहा कि हमें उम्मीद थी कि लासर नंदिता का मुस्तकबिल रोशन होगा, लेकिन एमएलए मुंतखब होने के चंद ही दिनों में उनकी मौत हो गई। उन्होंने कहा कि लासर नंदिता बीआरएस रुकन असम्बली साइना की दुख्तर थी। साइना ने साबिक़ वज़ीर आला केसीआर की क़यादत में हल्के कंटोनमेंट की तरक्की के लिए काम किया। जब 2015 में जीएचएमसी के इंतखाबात हुए तो साइना ने अपनी बेटी को कवाड़ीगुड़ा से कॉरपोरेटर का टिकट देने की केसीआर से दरख्वास्त की। इस दरख्वास्त को कबूल करते हुए केसीआर ने उन्हें एक मौका दिया था। सायन्ना और नंदिता की एक ही साल में मौत हो गई। नंदिता बहुत मुतहरिक लड़की थी। 23/2/2024 నాడు సికింద్రాబాద్ కంటోన్మెంట్ శాసనసభ్యురాలు కుమారి లాస్యనందిత సాయన్న గారి ఆకస్మిక మరణం పట్ల ఈ సభ తీవ్ర సంతాపాన్ని వ్యక్తం చేసింది. ఇలాంటి బాధాకరమైన తీర్మానం నేను ప్రవేశపెట్టాల్సి వచ్చినందుకు నేను చింతిస్తున్నాను. కుమారి లాస్యనందిత నాన్నగారైన కీర్తిశేషులు సాయన్న గారు నాకు అత్యంత సన్నిహితులు, ఆప్తులు. 5 సార్లు శాసనసభ్యుడిగా సాయన్న గారు చేసిన ఎనలేని సేవలను. అధ్యక్ష, ముందుగా తమరికి ధన్యవాదాలు అధ్యక్ష. ఎందుకంటే ఒక యువ శాసనసభ్యురాలు ఇవాళ అనుకోని పరిస్థితుల్లో మన మధ్యన లేని ఈ సందర్భంలో మరి కేవలం ఈ ఒక్కరోజు మొత్తం కూడా సంతాప తీర్మానం మీదే అమ్మాయి గురించి మాట్లాడడానికి అందరికీ అవకాశం ఇచ్చినందుకు ముందుగా తమరికి ధన్యవాదాలు అధ్యక్ష. నిజంగా కూడా కొన్ని సందర్భాలు దిగ్భ్రాంతిని కలిగిస్తాయి అధ్యక్ష. ఇవాళ జ్ఞాని సాయన్న గారు ఇప్పుడే ముఖ్యమంత్రి గారు చెప్పినట్టు ఒక సీనియర్ శాసనసభ్యుడు, 5 సార్లు గెలిచిన మంచి వ్యక్తి, మృదు స్వభావి. ఎప్పుడు कंटोनमेंट की बीआरएस एमएलए लासर नंदिता की मौत पर तेलंगाना कानून असेंबली में ताज़ियती क़रारदाद मंजूर की गई और तमाम अरकान ने 2 मिनट की खामोशी मनाई। बाद स्पीकर गडम प्रसाद कुमार ने ऐवान की कार्रवाई को चारशंबे को 10 बजे दिन तक मुलतवी करने का ऐलान किया। आज जैसे ही ऐवान की कार्रवाई का आगाज़ हुआ, वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने लासर नंदिता को खिराज अक़ीदत पेश करते हुए एक क़रारदाद पेश की थी। तेलंगाना कानून असेंबली का बजट इजलास 31 जुलाई तक जारी रहेगा। आज बजट इजलास के पहले दिन एक कॉन्डोलेंस मोशन मूव किया गया। बाद अज़ा असेंबली का इजलास चारशंबे तक मुलतवी हो गया। इस दौरान असेंबली की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी
का इजलास स्पीकर असेंबली प्रसाद कुमार के चैम्बर में मुनक्किद हुआ। बीएसी के इजलास में चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी, डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का, रियासती वुज़रा श्रीधर बाबू, पूनम प्रभाकर, बीआरएस से हरीश राव, एमआईएम से अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला, बीजेपी से महेश्वर रेड्डी, सीबीआई के सांबा शिवराव और गवर्नमेंट व्हिप्स ने शिरकत की। इस मौके पर हुकूमत ने 8 दिन तक बजट इजलास मुनक्किद करने से इत्तेफाक किया, जिसमें आज का पहला दिन भी शामिल रहेगा। बीएसई ने 31 जुलाई तक बजट इजलास मुनक्किद करने का फैसला किया। आखिरी दिन तसर्रुफ बिल को मंजूरी दी जाएगी। 25 जुलाई को असेंबली में बजट पेश किया जाएगा। 26 और 28 जुलाई को असेंबली को तातील रहेगी। बीआरएस के रुकने असेंबली हरीश राव ने कांग्रेस हुकूमत पर तनकीद की और कहा कि कांग्रेस हुकूमत बजट इजलास को सिर्फ 4 दिन तक महदूद करना चाहती है। आज असेंबली में मीडिया पॉइंट पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि बजट इजलास कम से कम 15 दिन चलना चाहिए और पिछली हुकूमत ने भी 4 से 8 दिन तक बजट इजलास की कार्रवाई को जारी रखा था। उन्होंने कहा कि हुकूमत सिर्फ एक दिन में 15 बिल पर बहस और मंजूरी करवाना चाहती है, जो कि गैर जमहूरी है। కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇవాళ బడ్జెట్ ప్రవేశపెట్టారు. ఇవాళ కేంద్ర బడ్జెట్ లో చూస్తే నిజంగా బాధ కలుగుతా ఉంది. తెలంగాణ అనే పదమే ఉచ్చరించలేదు. ఆంధ్రప్రదేశ్ పేరు చాలా సార్లు ఉచ్చరించారు. సరే ఇవ్వండి, ఆంధ్రప్రదేశ్ కి ఎందుకు ఇచ్చారని నేను అనను. ఆంధ్రప్రదేశ్ లో పోలవరం త్వరితగా పూర్తి చేస్తామన్నారు, క్యాపిటల్ కు డబ్బులు ఇస్తామన్నారు, వెనుకబడిన జిల్లాలకు డబ్బులు ఇస్తామన్నారు, ప్రత్యేకంగా అనేక సార్లు ప్రకటించారు. సంతోషం. కానీ తెలంగాణ విషయం ఏమైంది? మరి ఈ ప్రభుత్వం ఏం చేస్తా ఉంది? మేము కేంద్రంతో సత్సంబంధాలు మెయింటైన్ చేస్తున్నాం, మోడీ గారికి చాలా దగ్గరగా ఉన్నాం, మేము కేంద్ర మంత్రుల్ని రోజు కలుస్తున్నామన్నారు. కనీసం తెలంగాణ ప్రస్తావన కూడా లేదు. బీజేపీ కాంగ్రెస్ ఇద్దరు కలిసి ఇవాళ తెలంగాణకు తీవ్రమైన అన్యాయం జరిగింది. తెలంగాణలో కూడా వెనుకబడిన జిల్లాలు ఉన్నాయి. రాష్ట్ర విభజన చట్టంలో తెలంగాణలోని 9 జిల్లాలు వెనుకబడిన జిల్లాలు ఉన్నాయి. మరి ఈరోజు రాయలసీమ మీరు కొంత ఆంధ్రాలో వెనుకబడిన జిల్లాల గురించి కేంద్ర బడ్జెట్ లో మాట్లాడారు. తెలంగాణ వెనుకబడిన జిల్లాల గురించి ఎందుకు మాట్లాడలేదు? ఈ రాష్ట్రం నుంచి కేంద్రంలో మంత్రులుగా ఉన్న కిషన్ రెడ్డి గారు, బండి సంజయ్ గారు ఎందుకు చొరవ చూపడం లేదు అని నేను అడుగుతా ఉన్నా. ఆంధ్ర వెనుక జిల్లాలకు డబ్బులు ఇచ్చినప్పుడు, ప్రత్యేక నిధులు ఇచ్చినప్పుడు తెలంగాణలోని వెనుకబడిన జిల్లాలకు ఎందుకు మొండి చేయి చూపుతున్నారు? అంటే తెలంగాణ పట్ల కేంద్రానికి, బీజేపీకి ఎందుకు ఇంత నిర్లక్ష్యం అని చెప్పి నేను అడుగుతా ఉన్నా. ఇలా మనకు జాతీయ ప్రాజెక్ట్ గురించి मरकजी ममलिकती वज़ीर दाखिला वंडी संजय ने मरकजी बजट में तेलंगाना को नज़रअंदाज कर देने से मुताल्लिक कांग्रेस और बीआरएस कायदीन के इल्ज़ामात को मायना कैस करार दिया। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में कांग्रेस और बीआरएस के कायदीन झूठे बयानात और बेबुनियाद इल्ज़ामात आयद करते हुए वक्त गुजार रहे हैं। इसलिए हालिया लोकसभा इंतखाबात में यहाँ के अवाम ने बीआरएस और कांग्रेस को मुनासिब सबक सिखाया था। साफत के लिए जारी एक बयान में बंडी संजय ने कहा कि मरकजी हुकूमत ने बजट में तेलंगाना को रेलवे और सड़कों की तामीर के अलावा दीगर शोबों में तरक्की के लिए खुसूसी तरजीह दी है। मुख्तलिफ महकमों के लिए मख्तस मुकम्मल बजट की तफसीलात बहुत जल्द अवाम के सामने हक़ाइक़ की शक्ल में आने वाली है। आंध्र प्रदेश के ज़िले नेल्लूर के बटरा गुंटा रेलवे स्टेशन पर मालबरदार ट्रेन पटरियों से उतर गई। ये वाक़या आज सुबह 5 बजे के करीब रेलवे स्टेशन यार्ड पर पेश आया। ट्रेन के 2 वैगन्स क्रॉसिंग पटरी पर से उतर गए, जिसकी वजह से विजयवाड़ा जाने वाली ट्रेनों की आमद और रफ्त में खलल पड़ा। इतला मिलते ही रेलवे हुक्काम फौरी तौर पर मौके पर पहुंच गए। ट्रेन ट्रैफिक की वजह से दरपेश रुकावटों को दूर करने के लिए इक़दाम किए गए। तेलंगाना के मेडचल पुलिस स्टेशन के हुदूद में नामालूम खातून की खोपड़ी झाड़ियों में दस्तयाब हुई। मेडचल म्यूनसिपल एरिया के तहत आने वाले गाँव के सर्वे नंबर्स 152, 151, 149, 148, 716, 717 में नारने स्टेट में ड्यूटी पर मामूर सिक्योरिटी मुलाजमीन ने खोपड़ी, बाल, साड़ी, हैंडबैग और एक सैंडल को देखकर फौरी तौर पर मकामी पुलिस से रब्ता किया। इतला मिलने के बाद पुलिस ने जाए हादसा का मायना किया और शहर के गांधी हॉस्पिटल से फॉरेंसिक प्रोफेसर केवी नागराजू के अलावा 5 अमले पर मुश्तमिल टीम के साथ शवाहिद इकट्ठे किए। फॉरेंसिक प्रोफेसर केवी नागराजू ने कहा कि कत्ल की वारदात 6 माह पहले पेश आई। हालात नशा में सरकारी स्कूल का एक हेडमास्टर स्कूल पहुंचा, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर तेज़ी के साथ वायरल हो गई। ये वाक़या तेलंगाना के ज़िले मुल्क के धर्मापुरी गांव में पेश आया।
आधार कार्ड अपडेट करवाने के लिए फॉर्म पर गेजेटेड हेडमास्टर के दस्तखत के लिए जब मकामी अफराद स्कूल पहुंचे तो उन्होंने हेडमास्टर को हालत नशा में देखा। उन्होंने जब फॉर्म पर दस्तखत करने की उससे ख्वाहिश की तो उसने इनकार कर दिया और मकामी अफराद से उलझ पड़ा। मकामी अफराद ने इसकी वीडियो लेते हुए वायरल कर दी। मकामी अफराद ने हुकूमत से मुतालबा किया कि इस हेडमास्टर के खिलाफ कार्रवाई की जाए। नाजरीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।